साल 2024 शुरुआत हो चुकी है और मुख्यमंत्री धामी ने नए साल पर एक नया धमाका किया। वो ये कि बाहरी जो लोग हैं वो कृषि भूमि नहीं खरीद सकते। दावा ये कि ये जनहित में उठाया गया फैसला है, लेकिन सवाल ये कि उन फैसलों के इतर 24 के चुनाव में कुछ और बड़े फैसले धामी सरकार लेने वाली है, जिसका जिक्र किया जा रहा है। बीजेपी रणनीति के लिहाज से इन फैसलों को भुनाने की कोशिश करेगी। मुख्यमंत्री धामी की छवि भाजपाई साफ तौर पर एक धाकड़ धामी वाली छवि बना चुके हैं। इमेज जिसे बोलते हैं, एक ऑरा होता है राजनीति में। अब उसके पीछे तर्क ये भाजपाइयों का कि भाई मुख्यमंत्री ने बेधड़क होकर कई बड़े फैसले किए और उसका असर धरातल पर भी दिखाई दिया। तो ऐसे में सवाल यह कि क्या 24 से पहले जिन वादों का जिक्र किया गया था, अब 24 आ चुका है, वो वादे ठीक 1-2 महीने में पूरे होंगे। 1-2 महीने क्यों? इसके पीछे वजह 2 महीने की यह है क्योंकि चुनाव है और मार्च में अधिसूचना जारी हो जाएगी। वक्त कम है, काम ज्यादा है, लेकिन वो फैसले कौन से हैं जिसके आधार पर 24 के चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटें जीतने का दावा भाजपाई कर रहे हैं। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। साल 2023 को टाटा बाय बाय हो चुका है और स्वागत 2024 का हो रहा है। नए साल का जोश और जश्न हर जगह देखने को मिल रहा है, लेकिन साल राजनेताओं के लिए जरा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, खासकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए। दरअसल इस साल कुछ महीने बाद ही लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद हो जाएगा और उसके साथ ही देश भर में आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने अपने 2023 में किए वादों को धरातल पर उतारने के लिए लिमिटेड वक्त है। साल 2023 में सीएम साहब ने प्रदेश की जनता से यूसीसी, मूल निवास, सशक्त भू कानून, लोकायुक्त जैसे बड़े फैसलों को धरातल पर उतारने की चुनौती सीएम साहब के सामने खड़ी है। एक तरफ जहां ये वादे 2024 की राह में रोड़ा बनने की कोशिश कर सकते हैं, तो वहीं इसके साथ सीएम के सामने अपने धाकड़ सीएम की इमेज का भी जलवा दिखाने की चुनौती रहने वाली है और उसी की दम पर पार्टी उत्तराखंड को दिल्ली के दंगल में फतह करने की कोशिश भी करेगी। मुख्यमंत्री धामी अपने अभी तक के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक फैसले ले चुके हैं, जिसमें भ्रष्टाचार पर लगाम, 40 से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों को जेल पहुंचाने का काम शामिल है। ऐसे में चुनौती बड़ी है और उस चुनौती से पार पाते हुए मुख्यमंत्री को राज्य और केंद्र दोनों के साथ तालमेल बिठाकर चलना होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने फैसलों से उत्तराखंड की नई पहचान देश और दुनिया के पटल पर बना चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल जितना उत्कृष्ट अभी तक नजर आया है, उससे ज्यादा चुनौती अब उनके सामने इस साल यानी 2024 में रहने वाली है। चुनौतियां हैं और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, ईश्वर की कृपा से सभी चुनौतीपूर्ण जो हमारे मुद्दे रहे हैं, चुनौतीपूर्ण विषय रहे हैं, उन सभी पर हमने निर्णय लिए हैं और आगे भविष्य में भी उन सब पर निर्णय लेंगे। प्रदेश के हित में जो भी जरूरी निर्णय होगा वो हम लेने में कतई भी पीछे नहीं हटेंगे। अपने लोक लुभावने वादों को धरातल पर उतारना सीएम के लिए पहाड़ की खड़ी चढ़ाई चढ़ने जैसा है और इसी पर प्रदेश की चुनावी रणनीति भी निर्भर करने वाली है। लेकिन उससे पहले इसको लेकर प्रदेश में सियासत जोरों पर है। देखिए,
2018 से हम देख रहे हैं भाजपा की प्रचंड बहुमत वाली सरकारें इस प्रदेश में हैं, लेकिन जो जनता से इन्होंने वादे किए थे, आप चाहे 2017 का इनका मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, चाहे 2022 का मैनिफेस्टो उठाकर देख लीजिए, उसमें इन्होंने सशक्त लोकायुक्त देने की बात की थी। लोकायुक्त का आज तक जो है अता पता नहीं है। तारीख पर तारीख ये मांग रहे हैं। प्रदेश के बेरोजगारों से जो वादे सरकार ने किए थे वो रोजगार ये दे नहीं पा रहे हैं। 28,000 अध्याचन तो हरीश रावत सरकारी करके गई थी, कम से कम वही नियुक्तियां अब तक हो जाती। अब जो नियुक्तियां हो भी रही हैं वो 7 साल पहले होनी चाहिए। 4 पर जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार कार्यवाही करते नजर आ रहे हैं, ये एक स्टेट के लिए एग्जाम्पल सेट करने वाली बात है। जिस प्रकार से अगर आप देखें तो धामी सरकार ने 2.5 साल में 40 भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया है, चाहे इसमें IAS हो, IFS हो, चाहे PCS जैसे पावरफुल अफसर ही क्यों न हो, उन सबको जेल पहुंचाने का कार्य अगर किसी ने किया है तो वो हमारी सरकार में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है। उत्तराखंड राज्य में पिछले 2 साल में धामी सरकार अपने निर्णय से जनता का भरोसा जीतने में कामयाब रही है और विपक्षी दलों को मात देते आई है। लेकिन अब साल चुनावी है तो चुनौती भी बड़ी रहने वाली है। राज्य में लोकायुक्त बनाना है, UCC कानून लागू करना है और लोकसभा चुनाव जीतना भी बीजेपी का बड़ा लक्ष्य है। ऐसे में धामी सरकार किस रूप में इन निर्णय को धरातल पर उतारती है ताकि इसका लाभ सरकार और पार्टी संगठन दोनों को मिल सके, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा विनोद सुयाल साहब हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। हमारे साथ शीशपाल जी हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं। उमा सिसोदिया जी आम आदमी पार्टी का अनुभवी चेहरों में से एक है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विनोद सुयाल साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे। नया साल है, सभी को बहुत बहुत मुबारक इंडिया वॉइस परिवार की तरफ से। लेकिन एक बात मैं आपसे इस चर्चा की शुरुआत करते हुए जानना चाह रहा हूं कि मुद्दे तमाम हैं, लेकिन तय होता है कि एक मुद्दे के केंद्र में पूरा चुनाव होगा। अब वो देश के प्रधानमंत्री तय कर चुके हैं कि राम मंदिर आपका सबसे बड़ा मुद्दा, ठीक। लेकिन राज्य के भीतर एक मुद्दे की तासीर अलग होती है। अब आपको उनमें से एक मुद्दा चुनना है। राम मंदिर तो मुद्दा है ही, आपको क्या लगता है कि इन 2 महीनों के भीतर, क्योंकि अधिसूचना मुझे लगता है कि पिछली बार 11 या 12 मार्च के आसपास जारी हो गई थी और अप्रैल में जाके चुनाव संपन्न हुए, तो इस लिहाज से आपके पास वक्त बहुत कम है। क्या लगता है आपको कि सबसे बड़ा मुद्दा उत्तराखंड के लिहाज से कौन सा होने वाला है, जिसे धामी सामने रखेंगे और फिर कहेंगे कि भैया हमें वोट करो? विनोद सुयाल साहब। निश्चित रूप से मैं सर्वप्रथम आपके चैनल के माध्यम से अपने साथ बैठे हुए सभी राजनीतिक दलों के माननीय प्रवक्ता बंधुओं को और आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सबका जीवन आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है और नरेंद्र भाई मोदी जी का विषय है और जहाँ तक पुष्कर सिंह धामी जी का विषय और हमारी सरकार हमारे संगठन का विषय है, तो निश्चित रूप से हम लगातार जनता की सेवा में संलग्न है और हमने जनता के साथ जो वादे किए थे उन वादों को पूरा करने का काम किया है। हमने गांव, गरीब और किसान के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की है वो उनका सीधा लाभ जनता को प्राप्त हुआ है। नहीं सुयाल साहब, ये बातें तो चलिए वो आप मंचों पर नारे वारे सब कुछ चलेगा, लेकिन एक मुद्दा तासीर बनता है। मैंने कहा कि वो मुद्दा कौन सा होगा, क्या लगता है आपको? हमें तासीर दिखता है। मैं एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। हाँ। हमारा उद्देश्य उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास है, देश का सर्वांगीण विकास है। हमने जनता से जो वादे पूरे किए हैं हम उन सबको पूरा करने जा रहे हैं। नहीं, वो तो शीशपाल जी फिर आपसे कहेंगे कि लोकायुक्त कहाँ है, वो फिर पूछेंगे कि बेरोजगारों को रोजगार क्यों नहीं दिया, भ्रष्टाचारी जेल से बाहर क्यों है, अंकिता हत्याकांड, ये तमाम मुद्दे वो अभी उठाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना, आपका फेवरेट मुद्दा, जैसे राम मंदिर है ना एक फेवरेट मुद्दा है आपका, तो इसके इतर वो कौन सा मुद्दा होगा उत्तराखंड में? निश्चित रूप से हमने भारत के निर्माण बिंदु को स्थापित करने के लिए जनता से वादा किया था कि हम राम मंदिर का निर्माण होगा, तो उसका निर्माण हो रहा है। ये हम सबकी आस्थाओं का प्रश्न है
उन सबकी भावना और की श्रद्धा से जुड़ा हुआ प्रश्न है वो पूरा हो रहा है। उत्तराखंड राज्य के अंदर भी हमने उत्तराखंड राज्य की जन भावनाओं के हिसाब से उत्तराखंड राज्य का भी गठन किया था। और नावी सरकार ने जो जनता के बीच में वादे किए थे, चाहे यूसीसी है, उसके लिए भी हमने पूरा काम किया है। इसके अलावा जन भावनाओं के हिसाब से ठीक, यानी आप ये कह रहे हो यूसीसी एक सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा होगा। ठीक, शीशपाल जी, मेरा विषय कोई एक मुद्दे पर नहीं है, हमने बहुत सारे काम किए हैं। नहीं, उन सभी कामों को पूरा करना नहीं, वो आपकी बात सही है। इतने करोड़ लोगों को हमने इतना दिया, इतने करोड़ लोगों को हमने इतना राशन दिया, ये सब मुद्दे रहते हैं 450 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर, वो मुद्दे ना, लेकिन मुद्दा एक ही होता है। मुद्दा एक होता है जिसके आधार पर पूरा का पूरा चुनाव केंद्रित होता है, और उसके लिए देश के प्रधानमंत्री उसमें मास्टर हैं। हमने फिक्स कर दिया और पूरा का पूरा चुनाव कांग्रेस को आके उसी पिच पर लड़ना पड़ेगा। हमारा मुद्दा सुशासन है, सर, सुशासन है और जनता का कल्याण अच्छा, है। एक मिनट शीशपाल जी, अब विनोद जी जानते हैं सब चीजें, वो समझ रहे हैं, आप भी समझदार व्यक्ति है, बहुत अनुभवी व्यक्ति है, आपको भी मालूम है कि ये पिच तैयार कर चुके हैं और किस तरह से उस पिच पर ये बल्लेबाजी करते हैं ये भी आपको मालूम है। अब इनको कैसे रोक पाओगे, बताओ। देखिए तिलक जी, उत्तराखंड के लिहाज से अगर मैं बात करूं, आप देखिए यहाँ पर लगातार बेरोजगार नौजवान रोजगार की मांग कर रहे हैं। पेपर लीक प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। बेटी अंकिता भंडारी सहित जो है 907 बेटियों के साथ जो 22-23 का डेटा एनसीआरबी का आया है, जो रेप हुए हैं और तमाम जो अपराध हैं, ये सारे मुद्दे हैं जनता के बीच में। महिला अपराधों की बाढ़ है, उस पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं लगा पाई है, तो जनता जवाब चाहती है। मातृशक्ति लगातार जो है सवाल खड़े कर रही है, उसके जवाब अभी तक तो मिले नहीं है। अग्निपथ योजना का विरोध पूरे राज्य में है, जबरदस्त विरोध है, युवाओं में आक्रोश है, निश्चित तौर पर उसका जवाब भी युवाओं को देना पड़ेगा। और डबल इंजन जो आज तक उत्तराखंड की धरती पे उतरा ही नहीं, जिसकी ये बात बार बार करते हैं, आखिर वो डबल इंजन कहाँ है, उसे भी उत्तराखंड की जनता खोज रही है। नहीं, आपकी बात भी सही है शीशपाल जी। जैसे मैंने विनोद जी से पूछा, उन्होंने इशारों में संकेत दे दिया कि राम मंदिर के बाद उत्तराखंड के लिहाज से यूसीसी हमारा एक बड़ा मुद्दा होगा। तो आपके पास ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसके जरिए इनके मुद्दों को आप कुंद करेंगे? एक मुद्दा तो होगा ना। नहीं तिलक जी, देखिए हम तो जनता के मुद्दों पर जनता के साथ हैं। जनता के जो मुद्दे हैं वही हमारे मुद्दे हैं, और हर मुद्दे पर सरकार फेल है। चौतरफा जो है सरकार घिरी हुई है, उसका जवाब भी तो देना होगा ना। नहीं, मुझे आप मजबूर करते, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं। देखिए शीशपाल जी, आपके सबसे बड़े नेता कौन? माननीय श्री राहुल गांधी जी। एक मिनट के मुद्दे पर एक मिनट में प्रैक्टिकल समझाता हूं ना सर आपको। बयानबाजी से आगे ये बढ़ नहीं पा। हाँ, मैं प्रैक्टिकल बताता हूं, आप भी बात घुमा रहे हैं। नहीं, वन वे नहीं है। शीशपाल जी बहुत समझदार व्यक्ति है। शीशपाल जी, प्रैक्टिकल समझा रहा हूं, गलत बोलूंगा तो उमा जी बता देंगी। आपके नेता है राहुल गांधी जी, ठीक? वो एक मुद्दे को पकड़ते हैं और उसी मुद्दे पे पूरा का पूरा चुनाव लड़ते हैं। जैसे उन्होंने कहा राफेल 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 राफेल, कहीं भी जाते थे बोलते थे सब समस्या को समाधान राफेल, ठीक? उसके बाद आए वो कहा कि अडानी 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 अडानी। आजकल वो कह रहे हैं जातिगत जनगणना जातिगत जनगणना जातिगत जनगणना। तो मुद्दा एक ही होता है, मेरा कहने का मतलब ये है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? उसके साथ तमाम मुद्दे होते हैं, मुद्दा एक ही होता है। नहीं, देखिए देश की जनता को जिस चीज से भी परेशानी होगी, आज देश में किसान जो है आंदोलनरत है, किसान जो है एमएसपी की मांग लगातार कर रहा है, आपने आज तक पूरी नहीं की। अग्निपथ योजना को आप मुद्दा नहीं मानते, आप जो है अडानी के घपले को, घोटाले को मुद्दा नहीं मानते। आप बताए 20,000 करोड़ रुपए का हिसाब आज तक नहीं मिला देश की जनता को। लगातार सरकारी परिसंपत्तियों को नीलाम आप जानकर भी मेरी बात को घुमा रहे हैं। उमा जी, जो काम हुआ है, उमा जी, एक मिनट उमा जी, आ रहा हूँ विनोद जी आपके पास, जरा उमा जी को चर्चा में ले। उमा जी हमेशा खड़े रहते हैं और जनता के मुद्दों को उठाने का काम करते हैं। आपकी बात सही है सर, मैं फिर वही बात कह रहा हूँ जो, एक मिनट रुक जाइए ना उमा जी। कार्यकर्ता जनता के मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम करता है, वो जमीनी स्तर पर भाजपा को उसका जवाब तो देना पड़ेगा। ये मुद्दे आपने अभी 22 में भी उठाए थे, है ना? उठाए थे ना यही मुद्दे। एक मिनट रुक जाओ ना जी, 2024 देश का चुनाव है और जो पीड़ा 10 सालों में देश को हुई है, महंगाई से आज हर आदमी त्रस्त है, हर घर में बेरोजगारों की मैं आपको अब आप देखिए समझना नहीं चाह रहे तो वो बात अलग है। शीशपाल शोर मचाने से नहीं होगा ना कुछ। एक मिनट नहीं, मैं आपको उदाहरण देकर बता रहा हूं ना, बोलो कि मैं तो गलत बोल रहा हूं। अभी मैंने राहुल गांधी जी का आपको उदाहरण दिया,
चलिए मैं उत्तराखंड का उदाहरण दे देता हूं आपको, और उमा जी के पास जा रहा हूं। अब ऑडियो नीचे, एक मिनट, अब ऑडियो नीचे रहेगा शीशपाल जी का। शोर नहीं शीशपाल जी, चर्चा कर रहे हैं, बहस थोड़ा कर रहे हैं। एक मिनट। 2007 का चुनाव, उमा जी, बीजेपी सामने आई, बीजेपी ने कहा तिवारी सरकार 56 घोटाले, ठीक, मुद्दे और भी थे, ये लाल बत्ती बांटी, वहां घोटाला हुआ, ये, लेकिन उन्होंने कहा 56 घोटाले हमने तैयार किया, ठीक। फिर 2012 का चुनाव आया। 2012 में मुद्दा एक था, खंडूरी जी जरूरी, और इन्होंने कहा लोकायुक्त लेकर आएंगे, ठीक। मैं बता रहा हूं मुद्दा एक ही होता है। फिर 2017 का चुनाव आया, बीजेपी ने कहा आपदा घोटाला, ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी, ये भ्रष्टाचारी, लोकायुक्त की गारंटी, मुद्दा एक ही था। अब 2022 में वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाला मसला हटा दो तो एजेंडा बिल्कुल क्लियर था। मैं ये कह रहा हूं शीशपाल जी को, गलत तो नहीं कह रहा हूं उमा जी, मुद्दा तो एक ही होता है ना, उसी के आधार पे पूरा चुनाव होता है। उमा जी अब एक मिनट, शीशपाल जी आपके सहयोगी है, सुन लीजिए, अच्छा बोलती है उमा जी, सुन लीजिए, काम आएगा आपके। हाँ उमा जी। देखिए तिलक जी, अगर मैं बिल्कुल ईमानदारी से आज इस टीवी चैनल पर बैठ के अगर मैं अपनी बात रखूं तो मुझे इस बात को रखते हुए कोई गुरेज नहीं है कि मुद्दे तैयार करने में बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, और वो वाकई में पूरे विपक्ष को अपनी पिच पर खेलने के लिए मजबूर कर देती है। इस बात को स्वीकार करने में मुझे गुरेज नहीं है। हम और आप यहाँ बैठकर कितने भी मुद्दों की बात करें, मुद्दा वही होगा जो मोदी जी आकर किसी रैली में बोलेंगे, वही मुद्दा बनेगा। अब आपने राजस्थान का और जो पुराने दूसरे चुनाव थे उसमें देखा होगा, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एक पिक्चर की बात करते हैं, एक फीचर फिल्म की बात करते हैं, वो डॉक्यूमेंट्री नहीं थी, फीचर फिल्म थी, उसकी बात करते हैं। तो उस समय आप ये देखिए कि जिस समय प्रधानमंत्री जी को खड़े होकर देश की विकास की गणना करनी चाहिए कि हमने ये किया है, वो सब कहने की बजाय प्रधानमंत्री जी एक मूवी के बारे में बात करते हैं और उसको मुद्दा बना देते हैं। वो मूवी पूरे चुनाव का मुद्दा हो जाती है। सारा विकास एक तरफ, सब चीजें एक तरफ, स्वास्थ्य और जो भी आप लोगों ने काम किए हैं बीजेपी ने, उसका कहीं जिक्र नहीं आता, और एक मूवी पूरी चुनाव का मुद्दा बन जाती है। तो तिलक जी, हम लोग मुद्दे के बारे में बात ना ही करें तो बहुत बेहतर है। बीजेपी को क्या मुद्दा बनाना है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा होगा, वो आएंगे भाइयों और बहनों कहेंगे, उस एक चर्चा किसी एक चीज के बारे में वो बात करेंगे, और हम और आप उसी चीज पर उस समय बैठकर बात कर रहे होंगे। ठीक उमा जी, जैसे आपने कहा कि पिच ये तैयार करते हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी होती है? इतना विस्तृत हो चुका है कि उसमें विपक्षी पार्टियों के मुद्दे जो हम जनता के लिए बात करते हैं, हम जनता को जो देना चाहते हैं, जो उनके मुद्दे सरकार के सामने रखना चाहते हैं, जिन मुद्दों पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो वाकई में गुम हो जाते हैं। हाँ। आप लोगों का नेटवर्क कितना बड़ा है। अच्छा उमा जी, चलिए सारा कसूर तो चलिए मीडिया का, आपकी बात मान गया मैं। मीडिया तो तब भी थी जब आम आदमी पार्टी ने इतिहास रचा था दिल्ली में, है ना, तब भी थी और पंजाब में भी थी। लेकिन खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, ये तो ताने सुनते हुए आ रहे हैं हम। लेकिन एक बात बताइए, आपका अनुभव क्या कहता है कि उत्तराखंड के लिहाज से वो कौन सा ऐसा एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है जिसके आधार पर बीजेपी अपनी पिच तैयार कर रही है? देखिए कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, तमाम विपक्षी दल हो, हम लोग जनता के मुद्दों पर बात करेंगे। शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जो बच्चों के, हमारे बेरोजगार बच्चों पर जो लाठियां भांजी गई हैं, हाँ। उन पर, अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसे महिला सुरक्षा के मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे, और बीजेपी बात करेगी। इनका वही मुद्दा यूसीसी, पिछली बार मुस्लिम यूनिवर्सिटी ले आए, इस बार फिर ऐसा ही कोई मुद्दा ले आएंगे। ठीक, मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। ये आपकी इसी ईमानदारी का मैं कायल हूं, जो आपकी पार्टी भले ईमानदारी का नारा देते हो, लेकिन आप ईमानदारी वाली बात करती हो डिबेट में, मैंने ये चीज नोट की है। लेकिन एक बात विनोद सुयाल साहब, जो शीशपाल जी नहीं बोल रहे थे वो उमा जी बोली ये कुछ नहीं करेंगे, ये यूसीसी वाला मुद्दा लेकर आएंगे सामने, और एक तरफ राम मंदिर होगा, एक यूसीसी वाला होगा, बोलेंगे वोट हमको करो, और ये फंस जाएंगे। ऐसा ही है विनोद जी, आपका सबसे बड़ा मुद्दा यही होगा? नहीं, देखिए ऐसा है, हमारे मुद्दे जो जनता के सरोकारों के हैं और जो जनता से हमने वादे किए वो सारे मुद्दे होंगे। हमने मोदी जी के 9 वर्ष के शासन काल में और उत्तराखंड के इस शासन काल में जो भी काम किया उनको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता की कसौटी पर कसने का जनता हमें निर्णय देगी। उत्तराखंड की देश की जनता भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है उस सोच के साथ इत्तेफाक रखती है। विनोद जी, निश्चित रूप से विनोद जी, व्यक्तित्व है। 2022 का चुनाव जब हुआ था तब मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुद्दा था कि नहीं?
नहीं, अब चुनाव के बीच में कोई मुद्दा आ जाए तो मैं उसे रोक नहीं चुनाव सकता, के आप बीच उसको में रोक नहीं सकते। सर, उस मुद्दे को इतना बड़ा बना दिया जाए कि सारे मुद्दे गौण हो जाएं, विषय ये था। खैर कंटिन्यू, मैं आपसे इसलिए ये बात पूछ रहा हूं, मुद्दा तो बताइए ना सर। वो कह रहे हैं यूसीसी के नाम पर आप वोट मांगोगे और कुछ नहीं, जो उमा जी कह रही हैं। हम सुशासन के नाम पर वोट मांगेंगे, अपना शीशपाल जी। सरकार ने जो अच्छे काम किए उनके नाम पर वोट मांगेंगे। शीशपाल जी ये हमने कह रहे जनता से जो वादे सुशासन किए के हैं, नाम उनको पर जो- वोट मांगेंगे। और अब शीशपाल जी को क्या कहना क्या नहीं कहना ये नहीं कह सकता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है कि आम गांव गरीब किसान को हमने जो कल्याणकारी योजना की उत्तराखंड की माताओं और बहनों के लिए जो हमने काम किया है, यहाँ के नौजवानों के लिए जो हमने काम किया उस काम के आधार पर जनता की घर में जाएंगे। लंबी जो है लिस्ट है अब शीशपाल जी बड़े सज्जन आदमी है, लेकिन क्या करें, कांग्रेस पार्टी के पास न कागज है, न पत्थर है, न नेता है, न दफ्तर है, न नीति है, न नेता है। आम आदमी पार्टी ने अपना हिसाब देख ही लिया है। इसलिए मुझे ज्यादा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि उनको ज्यादा बुरा लगेगा। हम जनता की कसौटी पर जाएंगे और निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद हमारे कामकाज के आधार पर हमको मिलेगा। और हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे नेताओं ने, हमारे विधायकों ने, हमारे संगठन ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने जनता की जो सेवा की है, हमारे मुख्यमंत्री जी के जो स्पष्ट इरादे उत्तराखंड के विकास के लिए, पर्वतीय राज्य के लिए, यहाँ की जन भावनाओं के हिसाब से जो राज्य है, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड राज्य के लिए जो उन्होंने विकास के सोपान स्थापित किए, उसके आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे। अब कांग्रेस पार्टी को शासन करने का अवसर मिला है तो कांग्रेस पार्टी को हमने तो मना नहीं किया था कि आप अच्छा काम काज मत करो। जनता को नकारा है, पूरी तरह से नकारा है। इसलिए इसमें हमें दोष देने की क्या आवश्यकता है। और पार्टियों की बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस को पूरी 10 वर्ष मिले। आज आशय पर पड़ी दूर से दोषी हमको ये। हमारा तो प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सेवा में संलग्न है, वही हमारा आधार है, हमारा कार्यकर्ता हमारा आधार है, हमारा नेता पुष्कर सिंह धामी है, हमारा संगठन हमारा आधार है, हमारा देश का गौरव बढ़ाने वाला हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, वही हमारा मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। हमारी सरकार ने जो है तो इतने सालों के अंदर जो है तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार का करप्शन। अब शीशपाल जी देखिए एक बात ईमानदारी से उमा जी ने बताया कि भाई ये मुद्दा तैयार करते हैं और मुद्दे के आधार पर हमें भी उनकी पिच पर आकर खेलना पड़ता है। अब आपको भी मालूम है कि पिच तैयार हो चुकी है ना, मुद्दा तो आपको भी मालूम है कि कौन सा मुद्दा उठाने वाले हैं, और वो बात उमा जी को भी मालूम है, सबको मालूम है कि भैया ये उत्तराखंड में यूसीसी उठाएंगे और देश में राम मंदिर, और हिंदुत्व के लिहाज से आपको पता है कितना सेंसिटिव मामला है उत्तराखंड में। देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति के बिना एक कदम नहीं चल सकती। ये तो निश्चित तौर पर जो है उसी बीच पे खेलेंगे, लेकिन जनता के भी बीच है, जनता के भी कुछ सवाल है, जनता की भी कुछ पीड़ा है। निश्चित तौर पर जनता तो उसी पर जवाब चाहेगी नहीं। उत्तराखंड में पलायन, रोजगार, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था मुख्य मुद्दे हैं, और उस पर ये न चाहते भी इनको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरीके से आज राज्य की जनता त्रस्त है, जिस प्रकार से ये जो है देवभूमि से अपराध भूमि बनता जा रहा है, तो ये मुद्दा नहीं लगता आपको? ये भी मुद्दा है। और भाजपा कितनी भी ध्रुवीकरण की इस पर चुनाव को ले जाने की कोशिश करे, लेकिन जनता के सुयाल साहब ये कह रहे हैं इस बार ये दाव नहीं चल पाएगा। देखिए ऐसा है, जनता ने मन बना लिया है कि 2024 में नरेंद्र भाई मोदी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है, और उनके सुशासन को जनता ने देखा है। गांव के दूर छोड़ पर बैठे, पहाड़ के अंतिम हिमालय की चोटी पर बैठी महिला ने देखा है, किसान ने देखा है, दलित ने देखा है, गरीब ने देखा है। उन सभी कल्याणकारी योजनाओं को लाभ प्राप्त हुआ है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के कामों को उन सभी ने देखा है। पर्वतों के स्टोर से लेकर और हरिद्वार से लेकर उधम सिंह नगर के किसानों ने देखा है, उन सारे कामों को देखा है, और जनता ने नेतृत्व तो स्वीकार किया है। और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। कांग्रेस पार्टी जो है तो केवल जो है तो मुझे लग रहा है कि केवल प्रणाम कर रही है, और इनका परिणाम एक चलता रहेगा। भ्रष्टाचार की एक तरफ बात की जा रही है, भाजपा ही बता रहे थे कि धामी जी के शासनकाल में 40 भ्रष्ट अधिकारियों को जेल पहुंचा दिया। देखिए 40 भ्रष्ट अधिकारियों को जेल पहुंचा दिया। उस 40 में से अभी हैं कितने अंदर, सारे तो निकलकर बाहर आ चुके हैं। और देखिए तिलक जी,
ये जो मुद्दे हैं ये कि भ्रष्टाचारियों को जेल पहुंचाया नहीं पहुंचाया, इससे आम जनता को कोई बहुत ज्यादा सरोकार नहीं होता है। हाँ। आम जनता को सरोकार जो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इस तरह के जो मुद्दे होते हैं उस पर फिर भी आम जनता रिएक्ट करती है। लेकिन जिस तरीके से ये लोग क्रिएट कर देते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति को लेकर, ध्रुवीकरण की राजनीति को लेकर, वो वोटों में बदल जाता है। ये आपको हम करें तो हमें मालूम है उस समय जनता सब बोल जाती है कि किसको नौकरियां मिली, किसको नहीं मिली, तब तो ऐसी बातें होने लग जाती है कि हम लोग मंदिर वहीं बनाएंगे, भूखे रह जाएंगे, 500 रुपए किलो का अगर पेट्रोल हो जाएगा तो हम सब भी पेट्रोल को पिएंगे। जनता खुद इस तरह की बातें करती है। और इन लोगों का खास करके हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को मालूम है कि जनता को कौन से इमोशनल जगह देती है जनता की, जहाँ पर जाकर उन्हें छूना है और वो छूता है। देखिए जनता समझती है कि जनता बिल्कुल नहीं समझ रही है कि बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है और किस तरीके से विपक्ष के नेताओं को दबाया जाता है। जनता ये भी देख रही है, समझ रही है, लेकिन वो समझ कितना वोट में तब्दील होगी ये हम सब लोगों को आने वाले टाइम में देखना है कि हम उस समझ को कितना जनता तक पहुँचा पाते हैं, विपक्ष कितना जनता तक अपनी बात को पहुँचा पाता है, कितना जनता को उसके मुद्दों से जोड़ पाता है और उसको जनता कितना वोट दे पाती है। ये सब हम लोगों को समझने की, जनता को समझाने की बातें हैं। देखते हैं विपक्ष कितना इसमें सार्थक भूमिका निभा पाता है, कितना सक्सेसफुल होता है। बीजेपी की तरफ तो अपना तंत्र है भाई, आपके पास सोशल मीडिया है, आप लोगों के पास सोशल मीडिया है, आपके पास इतना अच्छा पैसा है कि आप एक ट्वीट करने के लिए आपको पैसे दे देते हैं। कांग्रेस के पास ना पैसा है, ना आम आदमी पार्टी के पास है, हर तरह से वॉलंटियर्स है, आपके पास वॉलंटियर्स नहीं है, आपके पास जिनको आप पैसे देकर आपके सब काम कराते हैं। जिन्होंने पूरा दिल्ली लूट लिया। अरे कितना पैसा पूछते हैं रानी अंबानी किस तरीके से अपने कंटेंट शुरू कर नहीं, ये मुद्दे उमा जी आप जानते हैं ये तमाम मुद्दे चुनाव में उठाए जाते हैं। मैंने सिर्फ आप लोगों से ये जानने की कोशिश की थी कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जो सीधे तौर पर जनता को प्रभावित करेगा। यानी अभी ये तय नहीं हो पाया विपक्ष की तरफ से कि हमें किस मुद्दे के आधार पर आगे बढ़ना है उत्तराखंड में। कम से कम मुझे लगा था कि शायद शीशपाल जी कहेंगे कि हम मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र ये वाला जो मसला है उत्तराखंडियत का, उस पर पार्टी आगे बढ़ेगी, उसकी तासीर महसूस हो गई थी। तिलक जी, मूल निवास और भू कानून के मुद्दे पे तो हम लगातार जनभावना के हाँ सर, अब ये मत बोलना ये रविवार को जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वो हमने की थी, अब छोड़िए उस बात को ना। वो भी जनता के मुद्दे हैं, उनसे भी जनता को परेशानी है। मैं उदाहरण के साथ चलते चलते एक बात कह देता हूं। उमा जी ने एक बात कही थी, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। एक मिनट। शायद आप लोगों को याद होगा, अगर मैं सही हूं तो 2019 का जब चुनाव खत्म हुआ और प्रचार खत्म हुआ, 2019 चुनाव का जब प्रचार खत्म हुआ तो प्रचार का आखिरी दिन था, और अगर मैं सही हूं तो शायद वही वक्त था जब देश के प्रधानमंत्री केदारनाथ गुफा के अंदर दर्शन करने गए थे। याद आया? नहीं शीशपाल जी, मैं आप समझ रहे हैं ना क्या मैसेज जाता है, क्या संदेश जाता है? उमा जी गलत तो नहीं कह रहा ना? प्रचार खत्म होने के बाद भी पीएम ने कुछ कहा नहीं था, वो सिर्फ जाकर गुफा में बैठे थे, और उसका मैसेज क्या गया ना। मैं बिष्टी ये कह रहा हूं कि आप अपनी तैयारी क्या करे हुए हैं, ये एक सवाल था बस। उनका तो तय है कि उनको करना क्या, जो सुयाज साहब ने बता भी दिया। ध्रुवीकरण के झांसे में ध्रुवीकरण के नाम पर कब तक देश की जनता इनको दे तो दिए। राम मंदिर के नाम पर अगर आप ध्रुवीकरण की बात करोगे तो फिर तो जनता कहेगी कि भाई 400 से अब ऑडियो नीचे भाई राम से नरसिम्हा राव जी ने कहा था हम सब बीजेपी से लड़ सकते हैं, लेकिन राम से लड़ाई होती है तो फिर हम हार जाते हैं। 400 के बाद 44 पर आ गए ना, हर राम से मत लड़ो यार बेची, यहां पर आप दिक्कत आ जाती है। अब राम से लड़ोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी, है ना। यह विषय गंभीर है, समझो। इससे ध्रुवीकरण की राजनीति से मत जोड़ो। राम मंदिर तो आस्था का केंद्र रहा ना, आप उसकी तासीर को समझकर फिर आप जाते हो, फिर कहते हो हम बीजेपी की पिच पर नहीं खेलेंगे।
और एक तरफ कहते हो कि राम बीजेपी के थोड़ी ना है, सबके हैं, तो कण कण में राम है तो स्वीकार कर लो, बस बात खत्म। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आपका भी, शिषपाल जी और उमा जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासत के तराजू पर मुद्दे कई हैं, लेकिन एक मुद्दा जो उत्तराखंड को प्रभावित करेगा वो विपक्ष भी मानता और सत्ता पक्ष भी, यूसीसी दो धारी तलवार है जिसमें बहुत धार है। अभी देखिए आगे आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।